बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र अब होगा क्योंकि अब सुलह भी हो गई है। दोहा मुज़ाकरात कामयाब हो गए जी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी हो गई है। उसके बाद पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे आज़रबाईजान तक उड़े और आसमान में फ्यूलिंग भी हो गई। तो दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से मौजूद तब्दीली हुकूमत सिर्फ तबाही लाई है, ये कहना है जी हाफिज़ नईम रहमान का, अमीर जमात इस्लामी का। उसके बाद बंद कमरों में अब फैसले नहीं होंगे, ये कहना है CMKP के सुहेल आफरीदी साहब का। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास भी हुआ, जिस इजलास में बहुत सारे पीपल्स पार्टी के जो काबीना के लोग थे उन्होंने शिकवे किए, लेकिन सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि 1 महीने के अंदर सब चीज़ें बेहतर हो जाएगी। मैं वफाकी हुकूमत से 1 महीने के अंदर सब आपके शिकवे ख़त्म करवा दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग्स अच्छी तरफ मामला जाएंगे। अब वो 1 महीने का टाइम सदर ममलिकत ने और मतलब इतना बड़ा स्टांस लिया है कि सदर जरदारी कह रहे हैं कि मैं 1 महीने के अंदर वफाकी हुकूमत से सबको, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि साग डार और दीगर लोगों ने मुझे यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानिब कराची का केस जू का तुम, वो केस है डेवलपमेंट का, वो केस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो केस है मास्टर प्लान का, वो केस है जी लॉ एंड ऑर्डर का। बहुत सारे मसाइल से भरा हुआ बहुत बड़े गुंजान आबाद शहरों में 12वें नंबर पर कराची आ चुका है पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान भी इसी शहर की मईशत को अगर कैलकुलेट करें, टैक्सेस को करें, तो पाकिस्तान को बड़ी हेल्प मिलती है। इस स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं जी, आप कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलाइंस के भी आप चेयरमैन हैं। उसके साथ साथ मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन है शेख हबीब साहब, सीनियर ताजिर रहनुमा। सर खुशामद कहेंगे शेख साहब आपको। उनके साथ फैज़ान रावत साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज्वाइन किया, सर आपको भी खुशामद कहेंगे फैज़ान साहब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राना मोहम्मद आजम साहब ने ज्वाइन किया है, सर खुशामद राना साहब आपको शो में। फ़ोन कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे एक और ताजिर रहनुमा इकबाल अडवाणी साहब। पहले ज़रा हम आ जाते हैं, पाक अफगान जंग बंदी हो गई है, मामला बेहतर हो गए। शेख साहब अच्छा हुआ? बहुत अच्छा। कितना अच्छा हुआ? इतना अच्छा हुआ कि मैं समझ रहा हूँ कि ये एक हमारी अब घर में जंग हो जाती, क्योंकि एक ब्रादर मुल्क है और हम सब एक साथ हैं। और पिछले 40 साल से हमने उनको मेहमान नवाजी में अपने साथ भी रखा हुआ है। आज वो अपने घरों को लौट रहे हैं, ठीक है, ये पॉलिसी है, होना खुशी से आए थे खुशी से जाए, कोई मसला नहीं, ये पॉलिसी का एक हिस्सा है ना। लेकिन ये जो जंगबंदी हुई है, ये सीज फायर हुआ, इसमें बड़ी बड़ी खुशाइन बात है। हमारी ट्रेड खुल गई, इंशाल्लाह ताला वहाँ से आमद रफ्त शुरू हो जाएगी, आमद तरफ शुरू हो जाएगी, ये बेहतरी का समय। फैज़ान साहब आप कैसा देखते हैं? मोहम्मद। देखें, ये सीज फायर हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे जो कुछ होता रहा, उसके अगेंस्ट में जो ऑपरेशन किया गया वो 100% ठीक था। उसी ऑपरेशन को देखते हुए अफगानिस्तान ने हथियार डाले। बेसिकली आप ये देखें कि उन्होंने कितना हमें नुकसान पहुंचाया, हमारे इदारों को कितना नुकसान पहुंचा, हमारी कितनी शहादतें वहाँ पर हुई, कितने इदारों के लोग वहाँ पर शहीद हुए। और उसके बाद जब हमने उन पे एक्शन लिया तो एक रात में, जिस तरह इंडिया चंद घंटों में घुटनों पे आ गया था, तो ये भी एक रात में अपने घुटनों पे आ गए थे। और उसके बाद इन्होंने जंग बंदी की मुतअद्दिद बार पेशकशें की, लेकिन वो कबूल नहीं की गई। अब जाहिर सी बात है, एक ब्रादर मुल्क पर बड़ी तनकीद की जा रही थी कि ये क्यों मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये क्यों बात कर रहे हैं। हुआ तो वही, PTI हर वो काम करेगी जो आपके मुल्क के अगेंस्ट जाता है। ये देखिए, आप ये देखें कि TLP को बैन करने वाली ये लोग, इनकी जमात थी, आज ये TLP का साथ दे रहे हैं। जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो चीज जाती है, उसका मोहतरम जनाब इमरान खान साहब बबांगे दहल जो है वो उसका इकरार भी करते हैं, उसको जो है वो शाबाशी भी देते हैं। एक वजीर आला, इन्होंने 3 वजीर आला अपने लगाए, पंजाब का वजीर आला, फिर बाद में वो चेंज किया गया, फिर हमारे वो परवेज खटक साहब, फिर उसके बाद जो है ये अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर ऐसा क्या नहीं कर रहा था जो सुहेल आफरीदी से इन्होंने ले लेना है, या इन्हीं की जमात थी ना, ठीक है। अब उसमें जाहिर सी बात है, वो ये चाहते हैं कि उस सूबे से इस पंजाब की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ कोई वो जत्था लेकर आए और उसको सिस्टम को डीरेल करें। यही उनका मकसद तो यही है ना। उसके अलावा आप ये देखें कि जब यही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने IMF, इनके सूबे ने IMF को लेटर लिखा, यही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने कहा था भी IMF से हम कर्जा नहीं लेंगे, और फिर 10 महीने बाद 11 महीने बाद उन्होंने जी IMF हमें लेट कर रहा है, जिसकी वजह से डॉलर 118 से 136। मैं आता हूँ, एक क्लिप बड़ा वायरल है, आपने भी गालबन देखा होगा, अगर आप कहेंगे मैं आपको ऑनलाइन दिखा भी दूंगा।
राना आजम, जिसको आपने सीएम केपी के इतनी बड़ी चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पे बिठा दिया है, आपको पता है वो जलसों में क्या कह रहा था? वो मुगालजात बकता है, माँ बाप की पता नहीं क्या क्या कहता है, उसको तो बोलना भी नहीं आता। वो कह रहे दांधली किसी तुम्हारे बाप ने की है, ये क्या है? इमरान खान दाढ़ियाँ दिखाता था ना, ऐसे कहता था मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बाजू वैसे ऊपर करता था। खत्म करें ना इस पॉलिसियों को, ये चीजें खत्म करें ना, सियासत से बात करें कि हम काम की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, छोड़ें ये चीजें इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये आपका नाम दो। हाँ। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि खान साहब ने भी यही कहा था कि मुज़ाकरात करें, लड़ाई जंग इसका हल नहीं है। आज मुज़ाकरात हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। मुज़ाकरात कोई नहीं हुए, ये सीज फायर कतर की कहने की सीज फायर, मुज़ाकरात किस बात? जिससे भी किसके नाम पे हुए ना, बैठे ना, दोनों तरफ से बैठे तो हुए ना। हाँ, दोनों तरफ से बैठे तो हुए ना। खान साहब ने जो क्या बयान है सच साबित हुआ ना। और दूसरी बात यह है कि जी बात है कि अफगानिस्तान ने हमारे जवानों को शहीद किया है, और मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान जो हमारा मुसलमान बरादर भाई है, मगर वो पाकिस्तान की वजह से ताकतवर था। अच्छा, अब पाकिस्तान पीछे हट गया तो जीरो था, तो जीरो को फिर अब दिखा भी दिया उनको, जो हीरो बनाए हुए थे उनको जीरो भी कर दिया। अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। ये सोहेल आफरीदी ये क्या है? ये बच्चा, नौजवान बच्चे को आप ले आए, सीएम बना दिया। बात यह है, ये एहलियत पे उस पे बड़ी उंगलियां उठ रही हैं सर, और फिर जिस तरह वो एंट्रियां मार रहा है, जैसे मुझे वो देखिए जी, बच्चे की बात, जहां तक बच्चे की बात है, बिलावल भुट्टो साहब को तो चेयरमैन बना दिया, बच्चा था ना वो, क्या जरूरत थी? क्या पीपल पार्टी में लीडर, सीनियर लीडरशिप नहीं थी क्या? आप एक बच्चे के ताबे कर दिया, 40 साल पुराने सियासतदानों को उनके पीछे हाथ खड़े होकर, ये कहाँ की लीडरशिप है? ये कहाँ की सीनियरिटी है? कहाँ सोहेल आफरीदी, कहाँ चेयरमैन शहीदों के वारिस से मिलवा रहे हैं? खुदा का खौफ करे राना। पहली बात तो शहीदों का वारिस नहीं है वो। क्यों? भुट्टो, वो भुट्टो नहीं है, जरदारी है। बेनजीर उनकी वालिदा थी, नहीं जरदारी है वो, जरदारी। भुट्टो उनके नाना थे। बाप से चलती है, माँ से नहीं चलती। एक कॉल ले लो ना, एक कॉल। इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मारूफ ताजिर है। सर खुश आमदीद कहेंगे सर इकबाल अडवाणी साहब? भाईजान, आपने मुझे इनवाइट किया। ऑडियो बढ़ाइएगा प्रोड्यूसर साहब। ये सर जंग बंदी हो गई, यहां से जिस तरह ये मुआहदे हुए, ये मुआहदा फलस्तीन में भी हुआ था, लेकिन फलस्तीन में फिर बमबारी हो गई। सर ये वजह क्या है? ये यहाँ देखिए, वो इसराइल का तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसराइल कोई मुआहदे पे अमल नहीं करेगा। वजह बताता हूँ, अगर इसराइल मुआहदा का अमन कर देता है तो अमन हो जाता है, तो अमन हो जाता है तो नेतन्याहू के केस खुल जाएंगे और सीधा जेल में जाएगा। तो वो तो करेगा नहीं, वो तो जंगी करेगा, उसका सर्वाइव ही जंग के अंदर है। तो वो तो आप भूल जाएं कि वो अमन होगा वहां पर, वो जंग होती रहेगी। इसराइल उसी पहले भी मैं कह चुका हूँ, इसराइल को जब तक हम मारेंगे नहीं, शिकस्त नहीं देंगे, इससे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। तो इसराइल की इसका अंत यही है कि इसराइल को आपको शिकस्त देनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपको मारता रहेगा। नहीं तो इसराइल, आप ये मुझे ये बताएं कि इसराइल की धुलाई कौन करेगा? इसराइल को ये सबक कौन सिखाएगा? उसको ये धूल कौन चटाएगा? देखिए, इसराइल को सबक सिखाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा ईरान ने इसकी कितनी तबाही की थी। इससे 80 साल के अंदर आज तक इसराइल को कभी इतना मार लगी है? नहीं लगी। इसराइल के कितने सोल्जर मरे, कभी मरे नहीं मरे। इसराइल में इतनी कंपनियां बंद हो गई, कभी पहले हुआ नहीं हुआ। लाखों, तकरीबन 15-20 लाख लोग इसराइल छोड़ के चले गए, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो फर्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका सोल्व यही है कि हमको लड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। अच्छा, आप जितने भी अमन मुआहदे कर लें, कोई फायदा नहीं है। ये कोई मुआहदे पे अमल नहीं करेगा, उसने जंग करनी है, उसने लड़ना है, और हमको इसको लड़के ही हराना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है। ठीक है, डिप्लोमेसी आप समझे, कोई सियासी हल इसका नहीं निकलेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा अडवाणी साहब, खैबर पख्तूनख्वा 12 साल में सिर्फ तबाही ही हुई है। केपीके में ये कहना है अमीर जमात इस्लामी का, वाकई तबाही हुई है? कुछ भी नहीं किया? इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। 12 साल में काम किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। और हर वक्त एक ही बात कर रहे हैं कि आप मुज़ाकरात कर लिया करें, मुज़ाकरात कर लिया करें, बस और को बात नहीं है। और किसी को हमेशा सपोर्ट करना है, हमेशा उनको, और अपने तरफ ध्यान नहीं देना। वफाक से हर वक्त लड़ते रहना है, एस्टेब्लिशमेंट से हर वक्त लड़ते रहना है, और काम पे तवज्जो है नहीं। बस तो ये तो, इसमें तो कोई इसमें तो दो राय है ना। आप पंजाब में देखें, 1 साल में कितना काम कर दिया उसने। आप ये 12 साल में इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सोहेल आफरीदी, आप कंपैरिजन कर लें। हेलो, हाँ जी, सोहेल आफरीदी साहब की गवर्नमेंट रही थी 4 साल, क्या काम किया था इन्होंने? और आज मरियम नवाज के 1.5 साल देखो, फर्क नहीं है, नजर आ रहा है, हर बच्चे को नजर आ रहा है। अच्छा, सोहेल आफरीदी कह रहे हैं मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, मैं जंगों में नहीं मारा जाऊंगा। वो इश्क नहीं, तो वो बस उसको पता है कि मेरा कोई बैंक वोट बैंक तो है नहीं, बस इमरान खान की खुशामद करते रहो,
बस तो यही हल है, क्योंकि ये भी एक हकीकत है, इनका वोट बैंक है, खान साहब का वोट बैंक बहुत बड़ा है, अभी भी है। ठीक है, अब आप लाइन पे रहना सर, नहीं है, आप लाइन पे रहना, अडवाणी साहब लाइन पे रहना। पीटीआई के यहाँ पे एक बैठे हुए सिंध के बड़े रहनुमा, सर सुना आपने, तबाही है केपीके में। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ इनका जो तजिया है बहुत ही नकम्मा घटिया किस्म का तजिया किया उन्होंने। अच्छा। 12 साल में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम, हेल्थ का निज़ाम, 12 साल में लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं बहुत है। अच्छा है। पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे सूबा केपी के हैं, जहाँ पे इंसाफ भी मिलता है, हाँ। जहाँ पे एजुकेशन भी है, सब के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुझे ये बताएं सिंध में क्या है? सिंध में सिंध वाले बैठे हुए अपनी नुमा बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ केपी में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा इस टाइम जो है काम जो है इंसाफ के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से सबसे टॉप पे नंबर 1 पे है। बाकी रही किसने कहा? किसने कहा? हुकूमत, पूरी दुनिया बोल रही है कि कौन सी दुनिया? बाहर ममालिक वाले जो भी जितने भी आते हैं, ओवरसी जितने भी, वो कहते हैं सबसे अच्छा काम अगर है और अगर इंसाफ मिलता है, सारा केपी के इलाज मुआवजे के लिए यहाँ आता है। कहाँ पर? सारा केपी के रोजगार के लिए यहाँ आता है, रोजगार के लिए सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं जी। रोजगार देखें, रोजगार के लिए तो इसमें कोई शक नहीं, पढ़ने भी आते हैं, रोजगार के मौके देते, पढ़ने भी आते हैं। देखिए रोजगार के मौके, इलाज के लिए भी आते हैं। हम वहाँ पे बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। और अब आप माजरत करें इकबाल अडवाणी से, जिसको आपने कहा कि ये घटिया नहीं, वो वन साइडेड काम किया। आप देखिए खान साहब जो है ना एक लीडर हैं और उन्होंने उसको वजीर आला बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया। एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी को वजीर आला बना दिया। मुझे बताया ये कोई मेरिट नहीं है। बुज़दार को क्या सोच के बनाया था? ये कौन सा मेरिट है? बुज़दार को क्या सोच के बनाया था? ये मेरिट है? खट्टक को क्या सोच के बनाया था? अली अमीन गंडापुर को क्या सोच के बनाया था? अगर अडवाणी साहब जो है ना गलत तजिया कर रहे हैं कि 12 साल में तबाही कोई दो राय नहीं है। चले अडवाणी साहब आप जरा इनको दें तो फिर मैं चूंकि बाकी गेस्ट की तरफ आता हूं, ये आप जवाब दें क्योंकि आपका ये हक है जमहूरी। भाईजान किसी से भी आप पूछ लें केपीके के हालात क्या हैं, भाईजान किस मुल्क के केपीके की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ये बोलते हैं बाहर मुल्कों में, तो मैं पूरा साल सफर ही करता हूँ। मेरा 6 से 7 मुल्कों में बिजनेस है, हर किस्म के लोगों से मिलता हूँ। केपीके में क्या काम हुआ है मुझे अभी तक नहीं पता। बाकी ये रहे है कि खान साहब मिडिल क्लास लोगों को ऊपर ला रहे, नहीं खान साहब उनको नहीं लाते ऊपर, मिडिल क्लास को नहीं, खान साहब उसको हाथ में ऊपर लाते हैं जो यस सर करते हो। खान साहब को यस सर करने वाले लोग चाहिए। जैसे आपने देखा बुज़दार को कोई नहीं जानता था, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, तबाही फेर दी उसने पंजाब की, क्योंकि वो यस्सर करता था। इससे पहले भी जो भी केपीके में आए, कहीं भी आते हैं लीड, आप देख रहे पीटीआई के अंदर जो भी ऊपर आता है वो यस्सर कर करके ऊपर आता है। और आप एक भी देख लें, और फिर जो पॉपुलर जो कोरा हो जाता है, मरवत साहब हो गए थे थोड़े एग्रेसिव बात करते थे, तो जो फिर पॉपुलर हो जाता है तो खान साहब अपनी सोशल मीडिया की टीम को एक्टिव करके उसके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं और उसको हटा देते हैं। अभी तक आप मुझे बताएं, आपको पता है कि पीटीआई जो है उसको चला कौन रहा है? हमको पता ही नहीं चलता। कोई एक होता है ना किसी भी जमात में, कोई होता है कि भाई आपका लीडर जेल में है तो बाहर कोई टीम चला रही होती है उसमें। यही तो खूबसूरती है खान साहब की, तो जेल में बंद है, जेल में बैठ के पार्टी चला रहे हो, कंप्लीट होने सबको कंप्लीट का नाच नचाया। ये आप लोग अल्फाज का चुनाव अच्छा करें, कभी खटिया कभी तिकनी का नाच, भाई जबान सबके पास है और सबको बोलने आता है। इखलाक के दायरे में बात करो, वरना हमको भी बहुत कुछ बोलने आता है। तमीज के बारे में बात करें और तमीज के बारे में बात अभी तमीज के मेरे बारे में ऐसी बातें करेंगे इससे भी सख्त यही तो मसला है इनका, यही तो मसला है। ये सब दूसरों से लड़ के अपने नंबर बनाना चाहते हैं वहाँ के, इनको वोट बैंक में इनको आप तजिया छोड़ दें, किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करें। एक सेकंड हर किसी को गालियां देना, हर किसी के बारे में घटिया अल्फाज यूज करना, इखलाक से दायरे से बाहर निकल के, उसकी वजूहत यही है कि इनको ये खान साहब इससे खुश होते हैं। अरे भाई कीचड़ उछालना छोड़ो, आप दलील से बात करो, किसी से भी आप वोटिंग करवा लें दुनिया में कहीं भी, केपीके में क्या परफॉर्मेंस है मुझे बताएं। इससे पहले पंजाब में इनकी हुकूमत थी, क्या परफॉर्मेंस थी? आज के पंजाब को देख लो, 1.5 साल में कितना काम किया, 3.5-4 साल में क्या किया, ये तो दुनिया को नजर आ रहा है। बाकी बातें करना, दूसरों के कीचड़ उछालना, दूसरों से इखलाक के गिरे अल्फाज चुनाव करना, भाई ये सबको आता है, लेकिन नेशनल टीवी पे आके मेरे ख्याल से चमचागिरी अडवाणी साहब एक आखिरी आपसे सवाल, ये सोना महंगा होता जा रहा है, ये मेरे ख्याल में ये अगर ये स्पीड रही तो ये 7-8 लाख या 10 लाख तक चला जाएगा, फिर क्या करें? सब कुछ बेचे बस सोना खरीदने लग जाए सारे लोग। गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं।
क्या आप कॉल पर हैं सर? हाँ बोले बोले, मुझसे पूछिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये गोल्ड महंगा होता जा रहा है पाकिस्तान में, इतनी स्पीड से ये सोना क्यों महंगा हो रहा है? और ये रुकेगा भी या 10 लाख तक जाएगा? देखिए, गोल्ड जो महंगा हो रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। उसकी वजह मैं बताऊं कि जब से चाइना और अमेरिका की ट्रैप जंग शुरू हुई है ना, तो चाइना ने रिजर्व करेंसी के तौर पे गोल्ड लेना शुरू कर दिया है। और जो डॉलर, इनके पास जो डॉलर्स थे उनको वो कैश करवा रहे हैं। जो उन्होंने बॉन्ड्स लिए थे, अमेरिकी यूएसएन बॉन्ड्स थे जो इनके पास, उसको कैश करवाते जा रहे हैं और गोल्ड बाई कर रहा है। अब चाइना जैसा मुल्क गोल्ड बाई करेगा तो सीधी बात है गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। उसको देख के इंडिया भी कर रहा है। जहां जहां ट्रम्प ने टैरिफ के हवाले से जो बातें कर रहा है, इसकी वजह से अब इंडिया हो गया, चाइना हो गया, वो ज्यादा गोल्ड बाई कर रहे हैं। और चाइना ने तो यहाँ तक अपने जो मल्टी बिजनेसमैन है, जो मल्टी मिलियनर है, जो बड़े बड़े बिलियनर हैं, उन सबको कहा गोल्ड बाई करो। तब दो बड़ी गवर्नमेंट, दो बड़े मुल्क इंडिया और चाइना बहुत ज्यादा गोल्ड बाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमत बढ़ रही है। इसका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है कि पाकिस्तान में गोल्ड बढ़ गया, ये हर जगह ये हो रहा है। रीजन इसका मैंने आपको बता दिया कि जब बड़े बड़े कंट्री गोल्ड बाइंग करेंगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी, ये वजह है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इकबाल अडवाणी साहब ने अपना कीमती वक्त दिया, मौक़िफ़ दिया। और डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, कारकर्दगी पे बात होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बन गया है कि बस एक दूसरे पे कीचड़ उछालो और एक दूसरे की बुराइयां बता दो। हम बात कर रहे हैं चना जवाब, फिर कुछ गंदम, ओ भाई अपनी बात करें कि हमने ये डिलीवर किया, नेक्स्ट ईयर हमारा ये प्लान है, आगे हमने ये प्लान है, एजुकेशन में हमने ये दिया, हेल्थ में हमने ये। लेकिन बदकिस्मती है, कोई नहीं बता पाता। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद शेख हबीब, क्योंकि ताजरों की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और फिर कराची आइट भी हैं, उनसे पूछते हैं कि मामला किस समझ जा रहे हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शेख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर ताजिर रहनुमा। शेख साहब, आपने वो फ़ोन कॉल पे एक ताजिर रहनुमा थे और बड़ा अच्छा तज्जिया देते हैं मईशत पर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर। क्या वाकई KP के फारिग है? देखिए जी, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ और मेरा इत्तेफाक से KP की जाना भी नहीं हुआ, सो मैं इस पर कोई कमेंट सीधे नहीं कर पाऊँगा। ये आया तो वहाँ की, इसलिए मैं इस पर कोई बात इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे इसकी नहीं। अच्छा, सोहेल आफरीदी, ठीक है, सोहेल आफरीदी, CM KP का चुनाव हुआ, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब सारे इख्तियारात उनके पास, अच्छा आदमी, ठीक है, तजुर्बेकार। तो पार्टी अपने डिसीजन ले सकती है कि अपनी पार्टी जो SAPG आई है, लेकिन बात ये कहने का है कि अल्फाजों का चुनाव अच्छा होना चाहिए, चाहे किसी भी सियासी पार्टी का कोई शख्स हो, लेकिन उसके अल्फाज जो है ना वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ये राना आजम को आप बता रहे हैं? नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिन्होंने चार्ज दिया PTI, हाँ, वो कह रहे थे कि अच्छा। तो मकसद ये कहने का कि उनको अपने चुनाव, अपने अंदाज और अपना सिस्टम, देखिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने तो पहल की और उन्होंने कॉल करके उनको वेलकम कहा, खुद नहीं गया ना, वो कॉल करते और दूसरी बात करते उनसे और मामला पे कहते हैं जी हम मिल के साथ चलेंगे। तो वो मकसद ये, वो बजाय ये कि ना कि वो वहाँ जाके खड़े हो जाए और वहाँ से कहें जी पहले मुझे वहाँ से हिदायत मिलेगी तो मैं ये काम करूंगा, वरना मैं किसी इजलास में शिरकत। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। ये वाली बात नहीं होनी चाहिए, इजलास में तो उनको शिरकत करनी चाहिए। इसलिए जब आप CM बन गए एक इलाके के, एक सूबे के और वहाँ सलामती काउंसिल का इजलास है यार, ऑलरेडी आपको जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब आपकी पार्टी पॉलिसी लाइन क्या है ये मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन बिजनेस कमेटी ये समझती है चारों सूबों की कि इन्हें जो है उस जगह पे बैठना चाहिए था। और फैजान रावत साहब, CC का इजलास हुआ, सदर मुल्क आसिफ जरदारी ने सारी शिकायतें सुनी सबकी और कहा कि 1 महीने का मुझे टाइम दें, मैं सब कुछ सही करवा लूँगा। बेसिकली पीपल्स पार्टी का और आसिफ अली जरदारी साहब और जो हमारे क़यादत है, आपने इनको देखा होगा कि मफाहमत की तरफ जाते हैं। और उससे पहले भी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और नून लीग ने के साथ हमने शराकत की हुकूमत में, उसके बाद जब दोबारा ये इलेक्शन हुए और इन्होंने हमें ऑफर की कि आप वफाकी गवर्नमेंट में भी शामिल हो, तो मना कर दिया कि आप अपनी। अच्छा, खबरें ये भी हैं कि आप लोगों ने 1 महीने का वफाकी हुकूमत को टाइम दिया है? बिल्कुल, 1 महीने का वफाकी हुकूमत को जो उसके बाद MQM की तरह वो कहते ना, अदरवाइज हम उठ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये जो PMLN है, ये भी अपने जो वादे इन्होंने किए थे सलाम मुतासिर, इसका मतलब ये है कि गुनाह में बराबर के शरीक होंगे आप? बराबर के शरीक तो नहीं, उसमें कल मैं इसी सीट पर मैं अल्लाह ने चाहा बैठा हूंगा और आप यहाँ बैठे होंगे, फिर जब मैं ये सुनवा रहा हूँ तो फैजान रावत अब ये ना कह रहा हो कि साजिद भाई हमारे पास तो मिनिस्ट्रियाँ नहीं थी, इनका गिरबान पकड़े। साहिद साहब, बात ये है कि आप अपने मुतालबात मनवा लें, इनसे जो भी चीज़ें आपने दी हुई है उसको मनवा लें, या आप गवर्नमेंट से अलग होके और इस सिस्टम को डीरेल करें और नए इलेक्शन की तरफ जाएं। नए इलेक्शन, आपको पता है कितने
कॉस्ट पड़ती है पूरे मुल्क के ऊपर, कितना नुकसान होता है इस पूरे मुल्क का। खान साहब तो यही चाहते हैं कि नहीं, मुल्क तो ये आप अगर जब ये मामला बन रहे थे, मुझे याद है पीटीआई को भी आप लोगों ने ऑफर की थी, बिल्कुल ऑफर की थी, हुकूमत बनाए, ये तो तब आपको नून लीग के वो कहते हैं ना, आपने दांत नहीं देखे थे, ये पहली बार आप लोग इनके साथ बैठे हैं। नून लीग ने जो हमसे वादे किए थे सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से, और जो कराची पैकेज के और डिफरेंट हवाले से जो बात की थी, वफाकी तौर पे यहाँ पर कुछ देखिए, कराची का एक मसला आप समझे पहले, कराची का एक मसला ये है कि जो लिस्टेड आबादी है ना, जो उसको आप कहते हैं कि यहाँ की मर्दमशुमारी वो डिफरेंट है, और जो यहाँ पर सेटलर्स हैं वो डिफरेंट है, तकरीबन डबल का साइज है। मतलब इसमें भी आपको, आप खुद को कसूरा नहीं समझते कि जब सेंसस होते हैं तो एक एमक्यूएम आवाज उठाती है, पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई, लेकिन तो हो गया ना, सेंसस तो ले रहे हैं ना, कम गिना गया ना, नहीं, आपके शहर के लोगों को कम गिना गया। नहीं, आप अगर तब आवाज उठाते, आप गलत, आप इसको गलत उस पे लेके जा रहे हैं। एक आदमी यहाँ पर काम करने के लिए आ रहा है, वो कुछ अरसे यहाँ पर रहता है, चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, चला जाता है, रहता है, लेकिन जाता कोई नहीं है ना। मसला ये है कि उसका वोट तो केपी में रजिस्टर्ड होता है, पंजाब में होता है। मोहतरमा हमारी बहन सीएम पंजाब कहती है कि जी मैंने पंजाब में बहुत तरक्की की, तो फिर पंजाब से माइग्रेशन क्यों है? इनके लोग कहते हैं जी हमने तो बहुत ज्यादा दूध की नहरें बहा दी, तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन तो इनके सूबे से। रोजगार के लिए कह लें, तालीम के लिए कह लें, या आप उसको हेल्थ इश्यूज के लिए कह लें, किसी भी हवाले से सबसे ज्यादा माइग्रेशन इनके केपी से और पंजाब से होती है। अब हम उसको भी बुरा नहीं समझते, ठीक है, एक मुल्क का एक शहर है, तरक्की याफ्ता शहर है, लेकिन उसको उसी हिसाब से फंड देने चाहिए, उसी हिसाब से प्रिविलेजेस देनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं, अगर आप पुलिस रखते हैं एक आबादी को देखते हुए कि जी 2 करोड़ की आबादी है, लेकिन अगर 4 करोड़ की आबादी हो तो पुलिस भी आपको ज्यादा चाहिए, थाने भी ज्यादा चाहिए, ट्रैफिक पुलिस भी ज्यादा चाहिए, आपको फंड भी ज्यादा चाहिए, बजट भी ज्यादा चाहिए, सैनिटेशन के हवाले से भी आपको बजट ज्यादा चाहिए, जिसमें आप गार्बेज उठाते हैं, कचरा फेंकते हैं, वो भी आपको पैसे ज्यादा चाहिए। इसके हवाले से आपको पानी भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि 40, हमने तो इसको काउंट किया हुआ है, 40 गैलन पर हेड के हिसाब से, और 1200 MGD में पानी रिक्वायर्ड है, लेकिन हमें कितना मिल रहा है? 650 MGD पानी मिलता है। मैं पूछ लेता हूँ, राना आजम वो गाना ना, हम तुम भूल गए हर बार मगर तेरा प्यार, खान साहब बड़े शाहाना प्रोटोकॉल में आते थे ना सिंध में, और मैं नहीं कहूँगा उनको कि वो फिरौन या डिक्टेटर एक जमहूरी वजीर आज़म थे, लेकिन वो कहते थे मुझे नहीं मिलना CM VM से। ना वो कराची को देखते थे, ना सिंध हुकूमत के लोगों से मिलते थे, हर चीज़ उन्होंने जो कही किया, सब कुछ। आज आप नहीं है सिंध में। अच्छा देखिए साजिद भाई, बात यह है कि सिंध की डेवलपमेंट की बात करें, कराची की डेवलपमेंट की बात करें, चाहे PTI हो चाहे पीपल पार्टी। नहीं, आप ना करें, आप इस कौम से माफ़ी मांगें, स्पेशली कराची से। सर मैं भविष्य की तरफ, मेरा मौक़िफ़ ले लेंगे तो चले। 17 साल से पीपल पार्टी की हुकूमत कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। 17 सालों में क्या दिया इसने कराची शहर को? आज कराची को थोड़ा बड़ा के खंडर बना दिए हैं, रोडें खुदी पड़ी हैं, जिधर जाओ ट्रैफिक की पूरी हालत है। और आपने सेंसर की बात की है, तो इस सेंसर को भी नाकाम करना, कम लेकर आना, ताकि कि अगर सेंसर में आबादी ज़्यादा बता दी जाएगी तो सीटें बढ़ जाएंगी, और यहाँ पे फिर CM जो है ना, CM जो है जान के अमान पाऊँ, देखिए सुन लेना, आप नहीं समझे ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप इनको रहने देना, मैंने फैजान रावत से पूछ रहा हूँ ना, आप अपना बताएं PTI ने क्या किया? सर मैं वो तो उधर ही आ रहा हूँ ना, उधर ही आ रहा हूँ। हमारी तो सुबह सिंध में हुकूमत रही नहीं ना 17 साल। ये जो आपके MNAs को पैसे मिलते थे वो कहाँ गए? तो वो खर्च करते थे कहाँ खर्च अपने इलाकों में। मुझे ये बताए ना कि सर ये सड़क हमने बनवाई, ये फला जगह पे, ये बहुत सारी सड़कें बनाई उन्होंने, पूरे कराची में काम किए हैं। और बात ये NDMA के साथ मिलके भाई एक नाले की सफाई 1100 अरब का पूछ लें सर, बहुत सारी बनाई। मैं मुझे ये बताएं, अगर सेंसर में सही मायनों में गिनती हो जाएगी, फिगर सही आ जाएंगे, सीटें बढ़ जाएगी, फिर हुकूमत जो है कराची शहर से बनेगी। अहले कराची ने इतनी ज्यादा नेशनल असेंबली की नशिस्तें आप लोगों को दी, और आपने कराची को क्या दिया? सिर्फ आपने ये वाला दिया, बस बाजू ऊपर करना है, तड़ियां लगानी है। नहीं, कराची को देखो बात सुनो, मतलब ये लैंग्वेज, एक बात बताऊं आज आपको, ये लैंग्वेज बीइंग वजीर आजम मैंने पहली बार सुनी। नहीं, कि कोई एक वजीर आजम के मनसब पर बैठ के अबे तबे कर रहा हो। देखिए बात सुने, खान साहब ने हमेशा जो है ना कराची के लिए बात की है, पूरे पाकिस्तान के लिए बात की है। और खान साहब वह है, उन्होंने लसानियत का जो बीज था ना, वो सिर्फ यही कहते थे मेरे पाकिस्तानियों। ना किसी पठान की बात की उन्होंने, ना किसी पंजाबी की बात की उन्होंने, ना किसी महाजर की बात की है। उनके दौर में एक पुरामन दौर था, आप कोरोना के अंदर भी इंडस्ट्रियाँ चल रही थी और कारोबार चल रहे थे। आप देखो अब तो ना तो कोरोना
कोरोना है ना कुछ है, उसके बावजूद फैसलाबाद बंद हो गया आपका कराची से काफी इंडस्ट्रियां बंद होगी। ये ताजर हमारे भाई बैठे हैं, इनसे पूछो ना कितना कुछ इंडस्ट्रियों का खाना खराब हो गया, बंद हो गए, लोग चलेंगे छोड़ के यहाँ से। इसकी वजह क्या है कि इनकी हुकूमत की पॉलिसियां गलत है और गरीब आवाम पिस रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये जो मायूसी है, पीएनजी गई, गुल अहमद ने अपना एक्सपोर्ट का वो एक बंद कर दिया यूनिट, और जी लुट गए, मर गए, तबाह बर्बाद हो गए। एफबीआर ने हमारे साथ घर जला दिए, एफबीआर ने हमारे बैंक अकाउंट से मैसेज भेज दिया। वाकई सब कुछ ऐसा ही है। वफाक की पॉलिसी बहुत गलत है इस वक्त। आप 2022 से और 2025 की रिपोर्ट देख लें, आलमी रिपोर्ट शाया हुई है, उसके अंदर ये 9.5% के ऊपर जो है ये माशी बहरान में चले गए। मुझे बताइए तरक्की कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ पे मल्टीनेशनल जो कंपनीज है वो वाइंड अप की तरफ जा रही है। इंडस्ट्री जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री और इंडस्ट्री जो है वो आप देखें कराची के अंदर गैस की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब आप मुझे बताइए कि लोग कैसे सर्वाइव करेंगे जब तक कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होकर मार्केट में नहीं आएगी? तो ताजिर उसमें क्या करेगा, ट्रेडर उस पर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। मेरे भाई जैसे कहने पीटीआई पे अभी मैं बात की, इनसे ये बताना पूछना चाहता हूँ कि कराची में तो इनको हाथों से उठाया था ना, किसी दौर के अंदर मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान को हाथों में लिया हुआ था ना, फिर पीटीआई को उठाया था। हाँ, ऐसे ही पीटीआई आई हाँ। और इसे इतनी बड़ी मैंडेट सीटों के साथ दिया गया। बिल्कुल सर 1106 अरब रुपए का इन्होंने पैकेज ऐलान किया, बड़ी खुशी हुई। हमने बड़े शादियां ने बनाए बिजनेस कैबिनेट ने कि भाई माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर आने के बाद कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। हम तो सिंध गवर्नमेंट से नाला हुए कि भाई आप कुछ ना कर सके जिंदगी में, इन्होंने कर दिया। इन्होंने 1106 अरब रुपए का पैकेज दे दिया इन्होंने। सर उसके बाद फिर एक पैकेज आया हमारे पास कि जी 62 अरब रुपए का मजीद पैकेज दिया जा रहा है। तो सर वो 1106 अरब रुपए नजर आए पीटीआई के, ना वो 62 अरब रुपए नजर आए। हमारी बात किस्मत है। अच्छा, पंजाब में बैठ के सीएम हमारी जो मोहतरमा हमारी बहन है वो कहती है कि हमने बहुत कुछ कर दिया। मरियम नवाज साहब। मुझे बताइए, करा उसी पे ही तो है, करप्शन किस पे होता है? करप्शन काम पे तो होता है। ये 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, इसे आप 10 अरब पे ले जाए, इसे 5 अरब पे ले जाए, आपसे कौन पूछने वाला है? बाद में आप ही की हुकूमत है, आप ही के चलाना है, दूसरी हुकूमत आ जाएगी, आपके गठजोड़ होते हैं। मतलब शेख हबीब साहब मरियम नवाज साहब से नाराज ना करें। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा, देखिए वफाक जो काम कर रहा है ना, वो देखिए मेरी बात सुनिए, मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गलत बिला वजह लटकी हुई है। छोड़ दे हुकूमत। बिल्कुल। इसकी वजह ये कि जब इनके पास कोई वजारतें नहीं है, क्यों बैठे? कल पिछली दफा भी ये कह रहे थे, अब भी यही कहेंगे। जब अगर कोई इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर कौम में आगे क्या कहेंगे? पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ये बताएंगे कि जी ये हमारे कौम के मुतालबात नहीं मान रहे थे। कौम के नहीं, इनके अपने मामलात ही इनके बैठ रहे थे, समझ ना? अब मुझे बताइए, कराची जो है वो मिनी पाकिस्तान है, चारों सूबे से लोग आके रोजगार कमाते हैं। बिल्कुल ऐसे 3.5 करोड़ से 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी का ये शहर है जिसको मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, और सिंध का दारुल खिलाफा भी है। हमारी बदकिस्मती, हर सियासी जमात इसे ऑन तो करती है, इसकी दावेदार भी बनती है, लेकिन इसमें खर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं है। पिछले दौर में मेरे भाई ने मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वो मेरे बहुत सीनियर आदमी है, और जिनके वो साहबजादे हैं, वो उनकी खातून को मैं कहता हूँ कि बहुत नाइस पर्सन ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत नाइस पर्सन उनकी वालिदा। मुर्तज़ा वहाब से शिकायत है आपको? बात ये कहने का कि एक सीनियर पर्सन आदमी है, और आपको कम से कम जो आप बातें मीडिया पे आके कह रहे हो उसे पूरा तो करवाएं। आपने पिछली दफा भी ये कहा था कि कराची में जो मामला हुआ, पानी आया है, हम इस पर इंशाल्लाह ताला आइंदा इस पर हम अपना पूरा जब्त ऊपर रखेंगे। और इस दफा क्या हुआ, इस दफा इन्होंने ये वादे किए कि जी हम बारिशों के जो मामला हो रहे हैं, सेकंड जो बारिश हुई है, कि हम तमाम चीजें करेंगे, सारी खड़ी। देखिए मेरे पास कराची को कोई भी शख्स ऑन करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की तरफ अगर देख ले, ये आखिरी मौका है, यकीन करो। नहीं, आखिरी मौका नहीं। कराची में कोई भी शख्स इस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कराची पे दर्द शफकत और मरहम रख दे कराची की आवाम पे, खुदा की कसम कोई दूसरी सियासी पार्टी आ ही नहीं सकती है। अब मुझे बताइए ना कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपना काम, अपना किरदार अदा कर रही थी ना, अभी लास्ट में क्या हुआ? उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में नहीं उन्होंने हिस्सा लिया, ठीक है। अब वो MP MNA उसमें चले गए, उनको भी बजट मिला 30 अरब रुपए का। मुझे वक्फे का कहा जा रहा है शेख साहब, एक वक्फे का कहा जा रहा है। हाँ ठीक है, पूछ लेते हैं फैजान साहब से, एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद मेरे के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और पीपल्स पार्टी सिंध में जब हम आप पर तनकीद करते हैं तो आप कहते हैं आप हमारे मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। अगर हम काम नहीं कर रहे तो फिर हमें ये लोग वोट क्यों देते हैं? हमने तो माजी की हुकूमत से ज़्यादा हमने वोट दिए। फैज़ान रावत साहब, अब तो वो लोगों का ना इस जमहूरी अमल से दिल उठ गया है। वो कहते हैं जी हमने वोट दिया था फलां पार्टी को और उस हल्के से जीत गए फलां।
निकला डब्बे से कुछ, डाला कुछ, निकला कुछ। तो फिर ये हम मायूसी की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा, आप लोगों पर जिम्मेदारी ज़्यादा है ना। अब कुछ अरसे बाद अगर ज़िंदगी रही तो आप ये नहीं कहेंगे साजिद भाई वो ये था कि यार वो सिंध हुकूमत हमारी नहीं थी तो मेयर वो था। अब चेन ही आपकी है पूरी। और अगर वफाकी हुकूमत आपको सपोर्ट नहीं करी, 1 महीने का टाइम फिर ले लिया आप लोगों ने ना, फिर आप ये कहेंगे जमहूरियत को डीरोल होने से हमने बचाया, मिनिस्ट्रियाँ हमारे पास नहीं थी। ये शिकवे अवाम नहीं सुनेगी। अब अवाम बड़ी तेज़ चालाक हो गई है, क्या कहेंगे? पहले मैं हबीब भाई की बात को आगे लेके चलता हूँ। जो इन्होंने बात की कि डिफरेंट कंपनीज और इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, मैं एज अ बिजनेसमैन इस पर कोई पॉइंट देना चाहता हूँ। बेसिकली जो FBR का रेट है 45% का, वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हाई साइड चला गया है। जो आदमी 60 लाख से ऊपर सालाना कमाता है उसको 45% रेट चार्ज किया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत नामुनासिब है। उसके बाद जब वो एक मैक्सिमम लिमिट को अप्रोच करता है तो उसको 10% सुपर टैक्स भी लग जाता है। ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स बिल्कुल 29% है, लेकिन बाद में जो इंडिविजुअल टैक्सेस हैं वो 45 to 55% टच करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब वो कोई चीज लेने जाता है तो 18% GST उसको दोबारा से लगता है। ठीक है। तो मैक्सिमम जो इनकम टैक्स रेट होना चाहिए वो 10 to 25% होना चाहिए। अब यही रुके। अच्छा, ये आपने कहा ना ये होना चाहिए, ये है ना? वफाक का मामला है ना। तो वफाक का मामला अच्छा, है। दूसरी चीज, अगर आप हल नहीं करवा रहे वफाक से, अगर वफाक आपकी नहीं सुन रहा तो फिर आपके होने का क्या फायदा? देखिए, वो अगर उनमें इंटरफेयर करेंगे, वो कहेंगे जी हमारी चलने नहीं दे रहे, हमारे निजाम को खराब कर रहे हैं। अगर निजाम आम आदमी के लिए दुरुस्त नहीं है, अगर निजाम बिजनेसमैन के लिए दुरुस्त नहीं है, तो ऐसे निजाम का क्या करना है? इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जाहिर सी बात है कि 9 सेंट से ऊपर बिजली अफोर्डेबल नहीं है। हम दुनिया से कॉम्पीट नहीं कर पाते कि 9 सेंट से ऊपर अगर हमें बिजली पड़ती है तो हम उसको नहीं ले पाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि बिजनेस के माहौल हमें ठीक बेहतर करना पड़ेगा। जिन भी ममालिक ने तरक्की की है उसके यहाँ 3 चीज़ें बेसिक चीज़ों में देखी गई ना। एक तो कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी और अमन। ये तीनों चीजें अगर किसी मुल्क में आएंगी तो ही हम आगे जा सकते तो हैं। आपने क्या किया फैजान रावत साहब, ये अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। जी जी। आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी ने ये किया, हमने ये करने जा रही है, ये हमारा प्लान है फ्यूचर का, वो बताएं। देखिए, हमने तो ये किया कि मुस्लिम लीग नून को पूरा मौका दिया कि वो वफाक में बिला शिरकत गैर अपनी हुकूमत को चलाए और डिलीवर करे। हमने तो भरपूर साथ दिया उनका। दूसरी बात यहाँ तक रही कि सिंध के अंदर हमने जो हम इस वक्त काम कर रहे हैं, दुख भी है, वो दुख शेयर करूं जी सर। मुझे ये दुख है कि जितना आप जमहूरियत के लिए परेशान रहते हैं, जितना आप इस हुकूमत को चलने के लिए मौका दे रहे हैं, बिलावल साहब शहीदों का वारिस है, चेयरमैन है आपकी पार्टी का, उसके लिए उज़मा बुखारी जैसी खातून, मैं उसको ऐसे यूँ कह रहा हूँ कि वो सूबाई मामला देखें ना, वो कह रही है कि बिलावल भुट्टो साहब भीख मांगना बस इनको भीख मांगना है, बस सैलाब आया नहीं है, बस इनको भीख, इस तरह के जुमले कसे गए। अच्छा, ये गैर मुनासिब और गैर पार्लिमानी लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है, ये तो मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। मोहतरमा जब भी यूज़ होती थी, लेकिन हमें बिलावल साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहतरमा की जो तरबियत है हमारे जियालों में, कारकुनान में, हमारे वर्कर्स में, हमारे रहनुमाओं में, वो ये है कि हम किसी भी इस किस्म की लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते और इस किस्म की बात को भी हम इग्नोर कर देते हैं। हम उसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। बात तो ये है ना कि अगर मोहतरमा कह रही है कि उनके सूबे ने बहुत तरक्की कर ली और वहाँ पर दूध की नहरें बह रही हैं, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये हमारे सिंध में इतनी ज़्यादा माइग्रेशन क्यों है आपके सूबे से, और ये KP के अंदर जितने लोग हैं वो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ क्यों आते हैं? सारा काम यहाँ करने आते हैं। थोड़े से पैसे अगर वफाक यहाँ पर लगा देगा, इमरान खान साहब के जो सदर थे, जो सदर एक और मजाक उड़ाया उन्होंने आपका, उन्होंने कि जब इनको परफॉर्मेंस की बात करें, पीपल्स पार्टी से काम की बात पूछें तो ये सिंधु देश, ये फिर कहते हैं हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। कब कहा? ना करें ना सर, ये कब कहा? कल बना था बांग्लादेश, अगर ये मामलात नाइंसाफी रही तो बनेगा सिंधु देश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा था। सर किधर है फैजान रावत साहब? नजर से नहीं गुजरा, मैंने इसको देखा भी नहीं है। और मरसू सिंध अडेसू, ये भी चेयरमैन साहब के अल्फाज हैं। वो इस वजह से कहा होगा कि जब आप एक सूबे में डाइवर्जेंस करना चाहते हैं, देखिए ऑलरेडी आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन मौजूद हैं, तो मजीद डाइवर्जेंस करने की जरूरत नहीं है। उसी को अगर मेंटेन कर लिया जाए, लोकल गवर्नमेंट को निचली सतह तक, हमने तो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करा दिया ना, लोकल गवर्नमेंट मौजूद भी है। जब मरियम साहबा ने पानी की स्टेटमेंट दी थी ना, तो आपके वज़रा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी, वो भी मैं आपको गोश गुजार कर देता हूँ। आपने कहा था अच्छा पानी, तो फिर गैस भी हमारे पास है, सड़कें हाईवेज भी यहाँ से गुजर रहे हैं, देखिए हमारे पास ऑयल भी है। 18वीं तरमीम के बाद
हमारा पहला हक है सिंध का कि गैस हम अपने सूबे में पहले इस्तेमाल करें फिर दूसरों को दें, लेकिन हम वफाक के नहीं है ना, गैस भी नहीं है ना हमारे पास। हम कराची वाले पर रात को गैस नहीं है ना हमारे पास। हमसे तो गैस लेते हैं ना पंजाब। हाँ। अगर हम अपने सूबे में पहले गैस दें और उनको ना दें तो क्या वहाँ पे तो आज लाइव प्रोग्राम में पूरी दुनिया आपको देख रही है, अगर वफाकी हुकूमत काम नहीं करती, वैसे आप लोग, वैसे तो पता है आप लोग जमहूरियत के लिए बैठे रहेंगे 5 साल, फिर कल आप अपना गिरबान देंगे अवाम को कि ये जो नाजायजियाँ हुई हम इसके बराबर की शरीक थे इस गुनाह में? देखें, बात यह है कि वफाक जो काम कर रहा है ना, हाँ, वफाक जो काम कर रहा है वो अपनी सवाबदीद पे कर रहा है, उसका तमाम बर्डन आप उसके सहूलतकार हैं। हम उसकी सहूलतकार आपने जो कहा था हमारे कंधे पे खड़ी है ये हुकूमत, बिल्कुल वो हमारे कंधा कंधे दे के पे बैठे हैं ना आप। हमारे कंधे पे हुकूमत खड़ी है, लेकिन हम गलत काम तो नहीं होने देंगे ना। सर गलत काम तो हो हो रहे हैं गलत काम तो नहीं होने देंगे। चले शेख साहब बताए चले वो कोई एक काम मुझे अमल बता दे पूरे पाकिस्तान में जो माशी बहरान इस वक्त मौजूद है 2022 की और 25 के अंदर शाया हुई वो रिपोर्ट, आप मुझे उसकी वजाहत दे दीजिए कि ये क्या है। फिर आप ये देखिए कि पेट्रोलिंग के ऊपर जो है पूरी दुनिया के अंदर ऑयल प्राइस पे कहाँ है और हम हमारा पेट्रोल कहाँ है। तो सर हम खाली नहीं, दुनिया में ऑयल के प्राइस हाई है, हमारा कम है भाई। नहीं, मैं तो दुनिया में सफर करता हूँ दुनिया नहीं, कौन से मुल्क में सस्ता है यार? दुबई में सस्ता नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। सऊदीया में सस्ता नहीं है, सऊदीया में सस्ता नहीं है, अमेरिका में सस्ता नहीं है, चाइना से होकर चाइना में सस्ता नहीं है। नहीं, इंटरनेशनल कितना कौन सा इंटरनेशनल? क्या बेहतर है इस वक्त? इंटरनेशनल मार्केट क्या है? इंटरनेशनल मार्केट की देखिए, बताया मुझे क्या मिल रही है, मुझे बताइए। दुबई और सऊदीया की बात है ना करें, उनकी अपनी मैशत है, उनका अपना सिस्टम है, उनकी परचेज पावर अपनी है। किस मुल्क में पाकिस्तान से सस्ता पेट्रोल है? सर पाकिस्तान से सस्ता पेट्रोल किस मुल्क में बता दें? किस मुल्क में पाकिस्तान से सस्ता पेट्रोल है बता दें? तो एक मुल्क बताएं। 25,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं, एक मुल्क बता दें। आप मुझे बताइए कहां से सर्वाइव करेगा? 266 रुपए यहाँ पे परचेज 38 से 40,000 मिनिमम सैलरी है। एक बात बताइए, आप आईएमएफ के कहने पे सारे काम कर रहे हो, ये हुकूमत बजट वो बना रही है सर। तब आईएमएफ जो कहती है वो करती है। अपनी आवाम को क्या देख रहे हैं? 25 करोड़ आवाम जो है उसको ये कब्र में उतार रहे हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ये कब्र में उतार रहे हैं सब मिलके, और ये कहते हैं कि जी सब अच्छा है। कहां से अच्छा है? कहां से अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं यार? बताएं। चले ये अच्छे की रिपोर्ट सर क्या कहेंगे? देखिए सर, पर बैलर जो है इस वक्त मेरा ख्याल है $40 पे बैलर है। देखिए आप इसको देखे तो इसको कन्वर्ट तो करें पाकिस्तानी रुपये में। बंद कितने रुपए रहा हूँ? आप वो मुल्क बताएं जिसमें पाकिस्तान से सस्ता पेट्रोल है। यार मैं मुल्क की बात ही नहीं कर रहा, आपके मुल्क में क्या बैलर आ रहा है ये देखें। आप वो मुल्क बता दें जिसमें पाकिस्तान से सस्ता पेट्रोल है। नहीं, पेट्रोल किस रेट में मिल रहा है ये देखें। और कितना परसेंट आप उस पर लीवी लगा मैं रहे तो हैं? चाइना, अरे अमेरिका सर, सबकी मिसाल दे दी सर, आपने। लीवी लगा रहे हैं आप, उसमें टैक्सेस कितने लगा रहे हैं? पहले ये तो जोड़ के मुझे बता दें, मैं आपको बता देता हूँ। चले ठीक है साजिद भाई, बात यह है कि चोरी करने वाला और चोर का साथ देने वाला दोनों चोर हैं। दोनों चोर हैं। मतलब पीपल्स पार्टी भी चोर है, नून लीग भी चोर है। बिल्कुल। इस हुकूमत में जो गलतियां हो रही है, जितनी करप्शन हो रही है, ये बराबर उनको टेक दे के अच्छा वैसे आप लोग ये अब खत्म करें ना, चोर चोर ये ऐसे वैसे, इसलिए इस चीज को खत्म क्यों अच्छा नहीं ये हमारे सुबह ये बतीरा है सारी हमारे सियासी जमातें हमारे जो है, सूबा सब एक सिंध दूसरे को चोर के बोलती हमारे हैं। सूबा सिंध के गवर्नर साहब ने गवर्नर उसमें कहा था कि देखिए जी वोट आपने किन को दिया था, डाला था आपने, और रिजल्ट क्या निकला, आइंदा भी यही होगा। यानी कि पीटीआई का वोट चोरी होगा, मैंडेट चोरी होगा, फॉर्म 47 इस्तेमाल होगा, और 17 सीटें वाला जब वजीर आजम बनेगा 2018 में पीटीआई ने क्या किया? इस मुल्क में फिर यही होगा। इमरान खान ने घड़ियां बेची। जिस मुल्क 2018 में क्या किया इन्होंने? जिस मुल्क के अंदर मैंडेट चोरी, मेरी बात सुनो। 2018 मैंडेट चोरी किया इन्होंने। मैं पीटीआई की मैं देखिए मैंडेट का मैं मसला कोई नहीं, मेरा भाई जो बात कर रहे हैं ना, मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि पीटीआई के दौर के अंदर हमें क्या मिला? कराची को कुछ नहीं मिला। कराची तो कुर्बानी दी और आपको 14 सीटें शेख साहब आपने एक सेकंड सर मुझे बोल दीजिए, कुछ नहीं दिया। मुझे बताइए ये रोना लगा रहे, ये इस दफा कह रहे कि हम हमारे वोट चोरी हुए ना। सर इनको वोट पड़े कब है? पीटीआई को नहीं पड़े? नहीं, किससे बोला पीटीआई को पेट पड़े कराची में? चले ठीक है, आगे आपको पढ़ सर। अब देखें ना, ये चोर चोर खत्म करें। चोर आप भी हैं, चोर आप भी हैं, और आप भी तस्लीम करें आप भी चोर हैं। देखिए वोट हमारा इतना पड़ा, ना निशान था, ना कैंप था, ना पोलिंग इनको पड़े वोट, उसके बावजूद और फॉर्म 47 इस्तेमाल हुआ, वो पकड़े भी गए, सब कुछ हुआ। मैं ये समझता हूँ जो गवर्नर साहब एक सूबे का गवर्नर है ना, उसने कहा है कि भाई आपने वोट डाला किसी को, निकला कहीं पे, तो आइंदा भी आप इनको उन्होंने इशारा दे दिया कि जब भी आप वोट जो मर्जी करें, हुकूमत उसी की बनेगी। चले अब आप लोग समझ गए ना, तो फिर आप समझ अच्छा, गए। बात ये नहीं है। शेख साहब से कह रहे हैं पंजाब में मिला, इसमें कोई शक नहीं। शेख साहब से पंजाब में लोगों ने ढूंढ के दिखाया मोबाइल कहाँ पर है, बोतल कहाँ पर है, चप्पल कहाँ पर है। शेख साहब कराची की भी है। लोगों ने ज्यादा के ठप्पे लगाए। शेख साहब कराची की बात नहीं कर सकते। शेख साहब मैं वहीं आ रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सोलाने सही कर रहे हैं, मगर बात है जहाँ पे 18वीं तरमीम जब पाकिस्तान
पीटीआई खर्च करना चाह रही थी, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी पीपल पार्टी, उन्होंने बोला पैसा हमें दो, हम खर्च करेंगे। 18वीं ये तो आप घड़ी चोर है ना, आप पे कैसे एतमाद करें? इतना घटिया इल्जाम लग गया आपके वजीर आज़म पर। घड़ी चोर जो है ना, जो तस्बीह हाथ में लेके घूमता था, कहता था चाय बिस्किट, देखिए वो शहजादा है, वो घड़ी, और वो पीएम हाउस से बनी गाला हेलीकॉप्टर में जा रहा है इस कौम के पैसे पे। खुदा का खौफ करे रहा। देखिए उनका अपने उसको कमी किसी अपना क्या, वह सरकारी पैसा था? ना 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 ना, कोई सर एक निजी टीवी ने स्कैंडल चलाया, आपने उसके मीर शकील के साथ क्या किया? सारी सियासी जमातें, सब सियासी जमातें सवाल करती है सर। आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, डेली बेसिस पे वो तो सुबह डेली बेसिस पे था, हेलीकॉप्टर डेली बेसिस वो था। पंजाब में देखने भी क्या हो रहा है? आपको एक गुनाह मान लेना, माजरत भी कर लें कौम से। अगर देखिए सियासी जमात प्रोटोकॉल लेती है भाई, लेती है। आप एक घड़ी की बात हो रहे हैं, इन्होंने तो पता है कितने घड़ियाल चोरी को ले गया वहां से। चले घड़ी पे तो आपकी घड़ी की है, घड़ी की है ना, मतलब घड़ी चोरी की है, घड़ी चोरी की है ना, किया ना हमने, तो पे किया ना, मतलब घड़ी चोरी की है, जितना दिया हमने किया ना, भाग है ये पूरा सिंध। अच्छा कफलिंग, मुझे बताएं पूरा सिंध खा कफलिंग भी था, पूरा सिंध खा गया, इंपॉर्टेंट पेन भी था, सारी पूरा सिंध खा गया। वैसे आप देखें ना, पूरी दुनिया में जगह से हुई नहीं हुई। पूरा सिंध खा गया। मैं हम इसमें नहीं उलझना चाह रहे, हम ये चाहते हैं कि ये बताइए तमाम सियासी जमातें मिलके क्यों नहीं बैठ रही? नहीं बैठेंगे ना। पाकिस्तान की इस कौम का सोचे, इस कौम का, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को कब रिलीफ मिलेगा? 78 साल हो गए इस मुल्क को बने में, हमारी बदकिस्मती देखे, हमारे बाद अब मुल्क आजाद होने वाले। शेख साहब, वो पता नहीं कहां से कहां पहुंचे। शेख साहब एक फार्मूला है, जितने भी बड़े हमसे टैक्सी जो है ना वो लिए जा रहे हैं अमेरिका और यूरोपियन। मैं यूरोप को भी सफर करता हूँ, अमेरिका भी सफर। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आधी से ज्यादा दुनिया घूमी हुई है। मुझे बताइए टैक्सी तो हमसे इन जगहों के ले रहे हैं, हमें मराद क्या सहूलतें क्या देते हैं? वैसे एक बात होता है, एक काम होता है अपना साजिद भाई, जितने भी हमारे पाकिस्तान के बड़े लीडरान हैं ना, खुदा की कसम, अगर सच्चे हो जब पाकिस्तानी कौम, इमरान खान के समेत सब सबका, वो जितना बाहर पैसा रखा हुआ है ना, वो पाकिस्तान में लेकर आ जाए, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दी। मगर इन्होंने तो लूटने